चलिए हम लोग चलते हैं ऐसी जगह पे जहाँ से आदमी सपना देखता है कि वहाँ जा कर के हम अपना कोई ऐसा जीवन स्टार्ट करें जहाँ की कला की दुनिया में हम धमाल मचा सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई महानगरी की। आज मुंबई महानगरी उठ करके हमारे स्टूडियो में आए, यानी कि एसपीएन के स्टूडियो में आए। अब सवाल है कि आखिर वो कौन शख्सियत है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मुंबई में काफ़ी दिन रहने के बाद बहुत सारे फिल्मों में एज ए डायरेक्शन, एज ए आर्टिस्ट के रूप में काम किए, साथ में वो राइटर भी हैं और अभी कहीं न कहीं वो पर्दे के पीछे हैं। ज़रा पर्दे के अब सामने लाने का समय आ गया है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में है उमर फारूक जी, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और साथ में बहुत अच्छे कलाकार हैं। वही उनका इंटरव्यू लेंगे और वही उनका परिचय भी देंगे। कट करो। नमस्कार, जोहार। मैं उमर फारूक इस वक्त एसपीएन स्टूडियो में मौजूद हूँ और इस स्टूडियो का सौभाग्य ये है कि आज हमारे बीच इस स्टूडियो में मुंबई महानगर से राजीव रोहित तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं ESPN के माध्यम से और दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो शख्सियत आज इस स्टूडियो में बैठे हैं ये धनबाद के सरजमीन से ही निकले और मुंबई का सफ़र तय किया और इन दिनों मुंबई में काफ़ी कुछ उन्होंने वहाँ पे किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो उनसे रूबरू होते हैं राजीव रोहित। नमस्कार राजीव जी, आपका ESPN न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धनबाद इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले यहाँ पे दस्तक मंच, रंगमंच का आप संचालन करते थे और काफ़ी सक्रिय थे। तो उस ज़माने में ये जो सक्रियता आपको मुंबई जाने को कितना प्रेरित किया, इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार, ESPN के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। और ESPN के सर्वेसर्वा श्री N कृष्णा जी, जो मेरे गुरु भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप सबों से अपनी बात कह सकूँ। बहुत बड़ी हस्ती नहीं बन सका हूँ मैं अब तक, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो भी किया है मैं आपसे साझा करूँगा। तो फारूक जी, मैंने नुक्कड़ नाटकों से अपना सफ़र शुरू किया था। दस्तक सांस्कृतिक मंच हमारा जो नाट्य दल था, उसके निर्देशक थे संजय लाहिड़ी जी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि आप में प्रतिभा है, पोटेंशियल है, तो कम एंड जॉइन अस। तो हमने उनके साथ नुक्कड़ नाटकों का सफ़र शुरू किया 93 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 93 में ये हमने शुरू किया था, जनवरी फरवरी ऐसा कुछ था समय। तो नुक्कड़ नाटकों का सफ़र चल रहा था। इस बीच मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि उस समय मेरे मन में ये था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करूँ। मेरा उद्देश्य यही था नाटकों में अभिनय शुरू करने का जी। और मैंने अटेम्प्ट लिया। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आवेदन किया, कॉल लेटर कहते हैं बड़ी स्क्रूटनिंग के बाद आता है, तो मुझे आया बुलावा पत्र। दिल्ली में जाके मैंने इंटरव्यू दिया और पहला जो फेज होता है वो मैंने क्लियर किया था। उसके बाद 4 दिनों का वर्कशॉप हुआ, उसे मैं नहीं कर पाया क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं था थिएटर का, वहाँ अनुभव बोलता है। और धनबाद से जुड़े रहना कहीं ना कहीं मन में एक छटपटाहट सी थी, था, व्याकुलता थी, बेचैनी थी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो मेरे पास मैं यहाँ से निकल भी गया था। उस दिन दिल्ली में रहने के बाद फिर मुझे नौकरी मिली, भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी मिली। तो मैं वापस आ गया और मेरा लक्ष्य यही था कि मैं इसके माध्यम से ट्रांसफ़र लेकर मुंबई जाऊँ। मेरा एक ही ड्रीम सिटी था मेरा मुंबई, मेरे सपनों का शहर बचपन से ही रहा। तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर चला गया मुंबई और वहाँ ये सारे अनुभव मेरे
काम आने चाहिए थे, आए भी। वहाँ का माहौल जो मैंने देखा था मुंबई का, इसके बाद मैंने शौकिया नाट्य ग्रुप शुरू किया वहाँ पे, रंगमंडल। कई लोग जुड़े उससे और हमने जुहू बीच पर नुक्कड़ नाटकों का एक सीरीज शुरू किया था। महीने के आखिरी रविवार को हम लोग किया करते थे मंचन उसका। और जहाँ तक मुंबई में अब तक 20-25 साल हो गया मुझे वहाँ गए हुए। जुड़ा तो मैं कई फिल्मों से, दोस्ती यारी में पूरी तरह संघर्ष नहीं कर पाया मैं। दोस्ती यारी मैंने 4-5 फिल्में की, एज एन असिस्टेंट की, कुछ में एक्ट भी किया, लिखना जारी रहा, थिएटर भी जारी, आज भी जारी है लिखना पढ़ना। और मुझे लगता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ जिसे कहा जा सकता है कि कलाकारों का मक्का मदीना, काशी का पानी कहते हैं ना, वो है। और अब तक मैं जो हासिल कर पाया हूँ बहुत ज़्यादा बताने लायक नहीं, फिर भी लगता है कि मैंने कुछ तो कोशिश की है, आज भी कर रहा हूँ मैं, कोशिश करते रहना चाहिए। और मुझे आज भी धनबाद के नुक्कड़ नाटकों का सफ़र याद है, जब हम लोग किया करते थे यहाँ पे। कई सारे संस्थाएं थी, आज भी उन लोगों से लगाव है, जुड़ा हुआ हूँ मैं। पिप्टा दिरसा के, उमर फारूक के आप ही हैं वो तो लगाव तो बना रहा है और आज भी है। तो ये जब यहाँ से आप नुक्कड़ नाटक और नाटकों का आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा, और मुंबई में भी रंगमंडल के द्वारा जो है कि आप महीने के आखिर में जुहू बीच पे और अलग अलग जगहों पे भी आपने किया है जी। तो आपको यहाँ का रंगमंच और वहाँ का रंगमंच में तो क्या फ़र्क पड़ रहा था? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं कह सकता हूँ। वहाँ पूरी तरह पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे यहाँ शौकिया नाटक हुआ करते थे, हम जेब से खुद पैसा लगाकर मंचित किया करते थे प्ले, चाहे स्टेज शो या नुक्कड़ नाटकों का शो। तो वहाँ पे आपको नहीं लगा कि यहाँ के जो कलाकार जब वो बड़े शहर में जो जिसको आपने मक्का मदीना कावा काशी कहा है, तो वहाँ पर जाने के बाद अपने आप को कैसा महसूस करें कि मतलब हम उस लायक भी हैं या नहीं? क्या कंपैरिजन ये नहीं कि आदमी को खुद प्रूव करना पड़ता है। जो भी आर्टिस्ट जाएगा, ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो उसमें पोटेंशियल है ना, ही कैन स्टे इन मुंबई सिनेरियो में। जो वहाँ पे जो सिनेरियो है मुंबई सिनेरियो, स्ट्रगल जो आपका परिदृश्य है, वहाँ कैसे आप अपने आप को खुद एडजस्ट कर पाते हैं, ये निर्भर करता है आप पर। और सक्सेस भी इसी बात में निर्भर करता है कि आप संघर्ष करने का कितनी काबिलियत रखते हैं, कितना मादा रखते हैं आप संघर्ष करने के लिए। उसी दरमियान मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपने एक शॉर्ट फिल्म आपने शुरू की थी, मिस्टर झिंगरन तुम जिंदा हो। जी। और तकरीबन 90% आपने उस फिल्म को शूट भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। करता हूँ मैं, वो बड़े जोश में मैंने फिल्म शुरू की थी। और उसका अनुभव कैसा था आपका, उससे बताएं। बता रहा हूँ मैं। मिस्टर झिंगरन एक्चुअली एक अफसर नाटककार थे, विपिन कुमार अग्रवाल। उनका एक नाटक था आँख से निकली हुई रोशनी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने उसको फिल्म के हिसाब से स्क्रिप्टिंग किया था और बड़े उत्साह के साथ शूटिंग शुरू की। 90% आज भी कंप्लीट है, बट दुर्भाग्यवश आज भी वो प्रतीक्षा में है कि पर्दे का मुंह देख सके। लेकिन इसके बाद मैंने एक फिल्म की, दाग ही दाग। वो हिंदी के साहित्यकार थे यशपाल जी, उनकी एक कहानी थी दाग ही दाग। वो मैंने बनाई और पूरी भी हुई, और बाकायदा यूट्यूब में आज अवेलेबल है वो फिल्म बाई राजीव रोहित। मतलब कोई टाइप करेगा तो फिल्म दिख जाएगा उनको। तो उसके बाद वही दूसरी फिल्म जो थी वो कर पाया मैं, और एज एन असिस्टेंट तो बहुत सारी फिल्में की, 4-5 फिल्में की। तो उसके बाद फिर आपने फिल्म के लिए प्लानिंग नहीं की? ऐसी शॉर्ट फिल्मों के लिए कुछ आपने प्लान फिर किया कि दोबारा करना है, या फिर वो रुकी जो मिस्टर झिंगरन तुम जिंदा हो उसको वापस से फिर उसको कंप्लीट करने के लिए जी इस कोशिश है? मुझे वो बहुत पसंद है स्क्रिप्ट, और मैं पहली फुर्सत में वो फिल्म करना चाहूँगा। और जहाँ तक बात है कि आगे की प्लानिंग आप कहते हैं ना, तो आगे की प्लानिंग मैं फिल्में लिखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं स्विच ऑन होना बाकी है, वो प्रोसेस चालू है। कुछ एक मेरी कहानियों पे काम हो रहा है, मैंने खुद कई जगह प्रोडक्शन हाउसेस में स्क्रिप्ट जमा कर रखी हैं। तो सारी चीज़ें भविष्य की बातें हैं, भविष्य का धर्म है वो। और फिलहाल मैंने यही कहा कि मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ दोस्तों। मैं अभी बहुत कुछ करना, बहुत कुछ पाना अभी भी मुझे लगता है कि बाकी है।
और आज भी लगता है कि मैं अभी भी जीरो हूँ, जैसा लगता है कि जीरो से शुरू करना होगा मुझे कोई भी काम। जीरो ही बहुत बड़ा अंक होता जी है। जी और इसके अलावा आपका लेखनी में महारत हासिल है, आप लघु कथाएं, कहानियां कई अखबारों में, कई मैगजीन्स में भी आए हैं। और मुझे शायद पता है कि आपने एक किताब भी लिखी है, ठकुराइन समथिंग कुछ, भक्तिन माई। तो वो किताब आपने जो लिखा है किस हालात में लिखा और कैसे लिखना आप उसको गवारा किया? जी, लिखना मेरा शौक शुरू से रहा है और लिखता रहा हूँ मैं और छपता भी रहा हूँ बड़ी पत्रिकाओं में। जैसे आप कह सकते हो कि आम जनमानस की जो पत्रिका है सरस्वती, उसमें काफ़ी मेरी कहानियाँ छपी है, उपन्यास छपे हैं, धारावाहिक सरिता मैगजीन है, हंस कथा 23 वगैरह की पुस्तकें छपी हैं। और लिखना मेरा, और जहाँ तक आप किताबों की बात कह रहे हैं, भक्ति माई तो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का वो निचोड़ है। इसमें सारी बातें जो मैंने जीवन में भोगा है, जो यथार्थ जो देखा है, जो आपके इर्द गिर्द जो सारी चीजें होती थी। भक्ति माई इनफैक्ट मेरी बुआ थी, जो एक प्रोफेशन ऐसा था जिसको मैं अंधविश्वास कहता हूँ, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, बट उनका देखता था मैं, उनकी प्रक्रिया, उनके रहने का ढंग, काम करने का ढंग, लोगों का उपचार करने का ढंग, मतलब जादू टोना ये सब देख के मैं हैरान हो जाता था। तो मेरी कहानी का आधार बनी वो। और पहली किताब जो मेरी है भक्ति माई, तो सबसे बड़ी कहानी वही है। उसमें 15 कहानियां हैं हालांकि, और वो किताब भी कहीं ना कहीं है, घूम रही है कि कहीं कोई पसंद आ जाए तो उस पर भी काम हो सकता है। और फिर बाद के दिनों में फिर आपने एक पत्रिका भी शुरू किया पर्दे के पीछे, और काफी लोगों का इंटरव्यू आप कर रहे हैं। तो अब तक इंडस्ट्री के किन लोगों का, कैसे सेलिब्रिटियों का आपने इंटरव्यू किया, उनका एक लिस्ट बताएं तो मुख्तसर में। लिस्ट ऐसा है कि वो पत्रिका मेरा शुरू करने का उद्देश्य ये था, नाम भी मैंने रखा पर्दे के पीछे। मेरा उद्देश्य ये है कि जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, जैसे राइटर्स हैं, निर्देशक हैं, कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गायक हैं, उनको सामने लाना, क्योंकि उनको बहुत कम लोग जानते हैं। आप देखो किसी फिल्म की कास्टिंग जब खत्म होती है, तो हजारों नाम आते हैं और सबको आप नहीं जानते। इवन डायरेक्टर और एक्टर्स को छोड़ के आप किसी का नाम याद नहीं रख पाते। तो मेरा उद्देश्य ये था पत्रिका शुरू करने का। अब तक 6 अंक निकल चुके हैं इसके। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो अब तक मेकअप मैन, एडिटर, विग मेकर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, नामचीन हालांकि अभिनेताओं का भी मैंने किया है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, नामचीन लोगों में कहेंगे तब तो जिनको आप नहीं जानते। मैंने कहा कि ऐसे लोग हैं, इनायत समी एक है, अशोक मिश्र जो श्याम बेनेगल की फिल्में लिखते हैं, इम्तियाज हुसैन जिन्होंने परिंदा लिखी थी, वास्तव लिखी थी, कुरुक्षेत्र लिखा था, एक सुनील शेट्टी की फिल्म अनंत ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, तो वो हैं। फिर विग मेकर्स हैं, सालवी ब्रदर्स, जो तकरीबन 90% फिल्मों में विग सप्लाई करते हैं, उनका इंटरव्यू किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। का भी लिया आपने शायद। जी, अनूप जलोटा पे मैंने कवर स्टोरी की। अनूप जलोटा भी काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं, उनको भी कवर स्टोरी किया था उन पे। और राजेंद्र गुप्ता, एक्टर्स का भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी कई हैं लोग अब जुड़ना चाहते हैं लोग। एक्चुअली क्या है, हिंदी पत्रिकाओं का बाजार, हिंदी में पत्रिकाओं का बाजार कहीं भी पूरे कंट्री में देख लो, फिल्मी पत्रिकाओं का वो ना के बराबर है। आज ही मुंबई में बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि एकमात्र हिंदी फिल्म पत्रिका जो है पर्दे के पीछे, वो स्टॉल पे नजर आएगी आपको, वो नजर आएगी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि फिल्म पत्रकारिता, हिंदी फिल्म पत्रकारिता को फिर से रिलाइव करना, फिर से स्टैब्लिश करना और लोगों से मिलना जुलना शुरू है। और आने वाले समय में और भी कई बड़ी हस्तियां जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, उनको मैं कवर स्टोरी पे लाऊंगा, मुख्य पृष्ठ पे। विकास बहल है इसमें, सुधीर मिश्रा हैं, ये सब इन लोगों ने हामियां भरी हैं कि हाँ आपके साथ कवर स्टोरी के लिए मैं अवेलेबल हो जाऊँगा, तो समय दो मुझे। कई सारे लोग हैं, विक्रमादित्य मोटवाने हैं, इवन अनुराग कश्यप जी हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों से बात हुई है, लेकिन हाँ सब पाइपलाइन में है जी। और ये आने वाले अंकों में आपको नजर आएगा। मतलब आप जो है कि फिर से जो एक जमाने में मायापुरी फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां, बाजार एक जमाने में बाजार बहुत सारा था। हम स्टॉल पे खड़े हो जाते थे सिर्फ देखने के लिए, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता क्योंकि डिजिटलाइज हो रहे हो जाए। लेकिन उसके बीच में भी आपने ये साहस किया, हिम्मत किया कि आप पर्दे के पीछे लाए। घर फूक तमाशा है वो, है ना।
तो अभी तक वैसे किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ है जो बहुत ही नेम फेम वाले नहीं नहीं, मैंने कहा ना, अच्छा, मेरा अच्छा। उद्देश्य यही है कि जो कि behind जो camera- नामचीन नहीं हो पाते पर्दे के हैं, पीछे जो लोग हैं, जिनका सबसे ज्यादा मेहनत होता है। इवन मैं चाहूंगा कि स्पॉट बॉय का भी कवर स्टोरी डाल दूं, सेट डिजाइनर का भी डाल दूं, आर्ट डायरेक्टर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं, है ना। तो वो लोग भी चाहते हैं यार, सब लोग चाहते हैं पब्लिसिटी और सब कुछ लाना। एक्चुअली लोगों को जानना चाहिए कि पर्दे के पीछे लोग कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, कितनी मेहनत करते कितने हैं। लोग मेहनत करते हैं। लाइट्समैन है, जी। उन लोगों का काम करना चाहता हूँ मैं। अच्छा राजीव जी, एक चीज और जरा, चूंकि आप तो झारखंड, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये जमीनी शहर है भाई, है ना, धनबाद, जमीनी शहर है और अब मुंबई में लगातार पिछले 25 सालों से रह रहे हैं। सिल्वर जुबली है। और अभी जो है कि ये डिजिटल का ज़माना है, सोशल साइट का ज़माना, तो सिनेमा का जो मामला चल रहा है हर जगह, तब वहाँ से भली भांति देख। तो आप बताइए कि धनबाद के कलाकारों को, खास करके यहाँ जो धनबाद का, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है झारखंड, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, आपको पता होगा कि 2015 में झारखंड सरकार ने सब्सिडी सिनेमा के लिए देने के लिए अनाउंसमेंट किया था, दिया भी, जी। ताकि यहाँ के कलाकारों का, यहाँ का फिल्म निर्माण का विकास हो। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? और यहाँ के कलाकारों के लिए, फिल्म मेकरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि झारखंड सरकार के ज़माने में सब्सिडी देती थी और बड़े बड़े लोग थे इस कमेटी में, लेकिन उन लोगों ने अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना फ़ायदा दिखाया और शूट हुआ। मैंने देखा कुछ फिल्में, अनुपम खेर की फिल्में देखी थी, वन डे जस्टिस एक फिल्म है, तो मैंने देखा पूरा झारखंड, रांची का शूट है उसमें। लेकिन सारे कलाकार मुंबई के नामचीन थे, तो मिसयूज भी हुआ है और सरकार को भी आगे आना चाहिए और लोगों को एक सही प्रक्रिया से गुजर के आना चाहिए वहाँ तक। और मुझे लगता है पोटेंशियल काफ़ी है झारखंड में। एक आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, थिएटर है यहाँ पे, थिएटर बड़े बड़े थिएटर्स वाले हैं, एनएसडी पास आउट हैं यहाँ पे, जो मुंबई में है, यहाँ भी आगे करना चाहेंगे वो, और यहाँ लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कई सारे लोग आज भी हैं हिंदी सिनेमा की दुनिया में जो सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भविष्य उज्ज्वल है अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाए, सही प्रोसेस से जाए। इफ दे गो थ्रू राइट प्रोसेस, देन दे विल डू समथिंग वेरी स्पेशल। यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के जो फिल्म मेकर्स है, उनको किस तरह की पहल करनी चाहिए जिसके वजह कर यहाँ पे इसका एक उत्थान हो, बेहतरी हो? देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में आपको सब मैं बताना चाहूँगा, एक यूट्यूब सीरीज़ है बेरोजगार पति, काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ बिहार में, सारे बिहार के लड़के हैं, तो फिल्में मिल रही हैं। तो यहाँ के लोग भी ना अपने लेवल पे एकदम स्वप्न में ना जिए, सपने में ना जिए, और ज़मीन पे रह के काम करें और यहाँ कर सकते हैं वो। और प्रोसेस ये है कि अगर आप सरकार पे डिपेंड होना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट चैनल, नथिंग एल्स देन दैट। और अगर यहाँ कुछ उत्साही हैं जो फाइनेंस करना चाहते हैं तो उनको आपको समझाना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि क्षेत्रीय बात है, क्षेत्रीय के सिनेमा की बात हो रही है, तो बिहार में भोजपुरी है या बहुत सारी चीज़ें बन रही है, और अलग में चले जाए, साउथ में चले जाए तो बहुत बड़े लेवल पर चलते, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि झारखंड में जो सिनेमा वाले हैं, जो कलाकार हैं, जो फिल्म मेकर हैं, यहाँ की ज़मीनी चीज़ को इन्होंने पकड़ा नहीं, कहीं ना कहीं मिस प्लेस किया, इसको छोड़ा है, और यहाँ के जो फिल्म मेकर थे कहीं ना कहीं भोजपुरी और हिंदी फिल्मों को टारगेट किए और उसका मसाला लेकर के यहाँ का सिनेमा बनाने की कोशिश की, जिसके वजह से शायद ये नहीं पनप पाया। कहाँ से? देखिए, पनपना और समाप्त होना अलग चीज़ है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में पनपना और समाप्त होना नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसा मैं नहीं मानता कि कुछ चीज़ें खत्म हो गई या बिल्कुल एकदम डेड है। पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढना पड़ेगा कि यू आर एन आर्टिस्ट, टू फाइंड आउट द वे कि कैसे करना है। आप क्रिएटिव हो, आप भी एक अच्छे डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देखिए, यहाँ रास्ता ढूंढने के बाद यहाँ भाषाओं की लड़ाई चल रही है। भाषा की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है। भाषा, अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे शादरी, छोटा नागपुरी, संथाली, ये बहुत सारी है, लेकिन किसी एक चीज फोकस करें तो फिर बात बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन है भाषा से। क्योंकि अपनी संस्कृति को अगर पकड़ के चलते हैं तो आज जो है कि वर्ल्ड सिनेमा कुछ अलग चीज़ देखना चाहती है। संक्षेप में है ना, लेकिन भाषा की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। चलिए, आप किसी भाषा में काम कर रहे हो, आप ऑनेस्टली जो करना चाहते हो, आपका फोकस क्लियर हो, आप कहना क्या चाहते हो, दैट शुड बी
सॉर्ट आउट आपको निकालना होगा वो। और मुझे बहुत अच्छा, भाषा की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए। भाषा देखिए आप, हिंदी सिनेमा साउथ जा रहा है, साउथ हिंदी आ रहा है, साउथ के लोगों को पसंद किया जा रहा है। भोजपुरी का अपना एक अलग बाज़ार है, और रीजनल लैंग्वेज झारखंड में जैसे खोरठा, संथाली, इसका एक बाज़ार पनप नहीं पाया। तो इसके लिए यहाँ के आर्टिस्ट को ही मैं रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि वो लोग सही रास्ते पे मतलब काम नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने सुझाव दी यहाँ के झारखंड के कलाकारों के लिए, और एसपीएन के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पत्रिका के लिए, पर्दे के पीछे के लिए, आपके भविष्य के लिए। जो भविष्य में जो आपकी प्लानिंग है, जो चीज़ें पाइपलाइन में है, उसके लिए एसपीएन की पूरी टीम ये दुआएं देती है, कामना करती है कि आप बेहतर से बेहतर करें और यहाँ का जो दीप है वो मुंबई में जल करके पूरे धनबाद झारखंड को रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव राउत हमारे सामने थे, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आपने देखा कि झारखंड में यानी कि कोयले की महानगरी में हीरा कैसे कैसे पनप रहा है, खुद को कैसे तराश रहा है, अभी भी तराश रहा है। सवाल उठता है कि आखिर तराशने के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, क्यों झारखंड सरकार बैकफुट पे आ गई है, कलाकार को क्यों नहीं वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या उससे कलाकार की जो बेरोजगारी है वो खत्म नहीं होगी। कलाकारों में ये जो निराशापन है, ये निराशापन क्यों है, बाकी स्टेट के गवर्नमेंट इतना प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं कलाकारों को, जबकि झारखंड गवर्नमेंट में ये जो उदासीनता है इसके पीछे क्या कारण है। तो सवाल है कि राजीव रोहित जी ने जो एक सिलसिला शुरू किया पर्दे के पीछे, उसके पीछे कारण यही है कि पर्दे के पीछे जो छोटे छोटे काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, स्पॉट बॉय हैं, उनको भी हम सामने लाएं, उनका भी मैं परिचय कराऊं कि इनके बगैर भी फिल्म नहीं बनती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है और नाम भी बड़ा ही खूबसूरत रखा है, पर्दे के पीछे। यानी कि पर्दे के आगे तो हम सबको जानते हैं, ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये विलेन है, लेकिन उसके पीछे बनाने वाले कौन है, कौन शख्सियत है, उनका परिचय कौन देगा, तो वो देगा पर्दे के पीछे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।